कितना बड़ा एक चैलेंज बन गया है, ऐसा लगता है जैसा अभी जो माहिर दिफा है वो भी कह रहे थे, जो सिक्योरिटी के जानकार हैं, कि इसे अपना एक तरह से लश्कर ने अपना एक एक्सटेंशन इसको बना रखा था और इसकी आड़ में वो ऐसी गतिविधियां अंजाम दे रहा था। तो अब जब टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इसे कितना बड़ा एक स्टेप माना जाए घाटी में अमन शांति की बहाली की तरफ? देखिए विशाल, पहला ये कि कितना बड़ा चैलेंज है, इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो हाल ही में जितनी भी गतिविधियां हुई, जितनी भी कार्रवाइयां हुई, जितनी भी धमकियां आई या सिविलियन टारगेट्स जो जिनको मारा गया, वो सब टीआरएफ ने क्लेम किया। पहली बात ये। दूसरा चैलेंज इनका ये कि जैसा कि आपने सुना, ये इंटरनेट का बहुत खूबी से उन्होंने इस्तेमाल किया अपने तरीके से रिक्रूटमेंट के लिए और धमकियां देने के लिए, टेरराइज करने के लिए। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी ये शामिल रहे हैं। एक तो ये कि इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बाकायदा कराई वेपन्स में, या इन पे ये भी इल्जाम है, एनआईए कई केसों में तहकीकात कर रही है जिनमें ये पता चला कि ये इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, और साथ में जो नार्को टेरर हम बात कर रहे हैं उस पे भी उनकी तहकीकात हो रही है। और तीसरा ये कि जितने भी सिविलियन टारगेट्स यहाँ पे हुए, जो लोग मारे गए, कुछ बाहर के मजदूर थे, कुछ कश्मीरी पंडित थे, कुछ यहाँ के लोकल सिविलियंस थे, वो जो मारे गए वो टीआरएफ ने क्लेम किए। अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। 12 अक्टूबर 2019 को, यानी 370 आर्टिकल को जब कलअदम किया गया, एब्रोगेट किया गया, उसके बाद पहली बार 12 अक्टूबर 2019 को एक ग्रेनेड हुआ था हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, लाल चौक से थोड़ा दूर। वहां पे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तब पहली बार टीआरएफ का नाम सामने आया था। और जब भी पुलिस का कोई प्रेस नोट आता था तो टीआरएफ को एक लश्कर का ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती थी। लश्कर तैयबा ऑब्लिक टीआरएफ होके आता था। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब कहा यह जा रहा है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि जब प्रेशर बन गया लश्कर के नाम पे पाकिस्तान पे, क्योंकि फाटाफ में भी उनका नाम था और प्रेशर भी काफी बन गया था, तब 2019 को ये टीआरएफ बनाई गई और टीआरएफ का एक नाम दिया गया। एक्चुअली ये कहते हैं कि ये लश्कर की ही है जी। नाम इसलिए दिया गया, नाम भी देखें आप, नाम दिया गया द रेजिस्टेंस। नाम अंग्रेजी में है। इससे पहले अगर आप यहां पे किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें, उसमें एक रिलीजियस कलर था, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये हटाया गया, एक अंग्रेजी नाम दिया गया ताकि इसकी एक एक्सेप्टेंस हो और लश्कर पे से या बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे से ध्यान थोड़ा सा हटे, प्रेशर कम बने। दूसरा ये लोकल, इसमें सबसे बड़ा काम इनको दिया गया कि लोकल यूथ जो है उनको रिक्रूट करें, यानी एक मिलिटेंसी को एक लोकल या इंडिजिनस रंग देने के लिए भी उनको ये काम दिया गया टीआरएफ को। तो ये चैलेंज और थोड़ा बैकग्राउंड। अब आप बात कर रहे थे कि इसको बैन करने के बाद होगा क्या। टीआरएफ के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई में कोई पहले से भी फर्क नहीं था, अभी नहीं है। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं तो उसके लिए आपको फेसेस चाहिए। अभी 2 बड़े नाम आए हैं, सजाद गुल और जो मोहम्मद अमीन का नाम ले रहे थे अभी, अलाइस अबू खुबैद जी। तो ये 2 अबू खुबैद, तो ये नाम जो जब सामने आ गए, सजाद गुल का एक नाम आ गया था सामने 2018 में, जब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट, मशहूर जर्नलिस्ट है शुजात बुखारी, तब उनका नाम आ गया था। फिर एक नाम आ गया था, उनके खिलाफ कुछ वेपन्स आए थे तो उनका नाम आया था। अब की बार ये आइडेंटिफाई किए गए 2 कमांडर्स हैं उनके, और इनका काम इस तरह की सबवर्सिव एक्टिविटीज है, लोगों को मारने का, मिलिटेंसी लाने का। तो इससे होता यह है कि जब आप उनको नॉमिनेट करते हैं तो एक प्रेशर बनता है, उनकी जो फंडिंग पे भी फर्क पड़ता है। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को जब बैन कर दिया जाता है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर आप देखिए यूएपीए का है, यूएपीए के अंडर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होते हैं, जैसे आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, फिर इनको 24 घंटे में पेश करना है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अब आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन दी अंडर यूएपीए, 1967 का लॉ है, उसके बाद 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई, तो आप उससे बच सकते हैं। यानी अगर आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ये मसला रहा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कि ये फेसलेस है।
ये फेसलेस थी। जब हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम आ गया कि एक शख्स, ये सिक्योरिटी एजेंसी कहती है कि हाइब्रिड एक मिलिटेंट ऐसा होता है जो आम जिंदगी में आम इंसान की तरह होता है, उसका कोई पुलिस में रिकॉर्ड नहीं होता, यानी वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो एक टाइम में एक्टिवेट होकर एक टारगेट सिलेक्ट करता है, एक कार्रवाई करता है। तो उस सिलसिले में कई लोग गिरफ्तार होते हैं क्योंकि इन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने के बजाय यूएपीए के अंडर अगर आप बैन करते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे भी यहाँ यूएपीए के तहत जो भी गिरफ्तारियां होती है आजकल, उनमें काफी लोगों को गिरफ्तार करके राउंड अप करके इंट्रोगेशंस के जरिए फिर उस अमल से जो आराम हो जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो फायदा होता है। और दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी फंडिंग वगैरह का जो मामला होता है उनमें आसानी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल यहाँ ये करना चाहूंगा, एक सवाल आपको रोक कर ये करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि जो पिछले 2-2.5 सालों में ये लगातार सरकारों के जरिए, मतलब सरकार के एजेंसीज के जरिए या जो सुरक्षा एजेंसीज के जो चीफ है उनके जरिए कहा जाता रहा कि यहां पर मिलिटेंसी या आतंकी संगठनों का नेटवर्क या आतंकियों को बहुत कमजोर कर दिया गया है। जहां तक कि 2022 के आखिर में जब पीसी की थी डीजीपी ने, तो उन्होंने बताया था कि डबल फिगर में लगभग उनकी तादाद आ गई है, और पिछले 3-4 सालों में बहुत कम ये जो है रिक्रूटमेंट भी सबसे कम देखा गया। तो एक तरफ तो ये क्लेम होता है, दूसरी तरफ अगर हम किसी संगठन को यूएपीए के तहत बैन करते हैं, इसका मतलब कि हमने उसके खतरनाक होने को, उसके गतिविधियों को और उसके जो है जितने भी काम थे उसको हमने मान लिया। हमने मान लिया कि वो खतरनाक संगठन, हमने मान लिया कि वो रिक्रूटमेंट करा रहा था, हमने मान लिया कि वही जो है इस तरह की आतंकी घटनाएं करा रहा था। तो फिर ये दोनों क्लेम मैच कैसे होता है शब्बीर? देखिए, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आ जाते हैं, कितने इनकाउंटर्स हुए, कितने लोग मारे गए, कितने कमांडर मारे गए, उसमें थोड़ा सा ये कभी क्लियर नहीं होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप एक एरिया में ये कहते हैं कि यहाँ पे 4 कमांडर मारे गए, आपको 1 महीने बाद पता चलेगा कि वहां रिप्लेस किया एक कमांडर को दूसरे शख्स ने जो दूसरे एरिया से आया। और मिलिटेंसी का जहां तक ताल्लुक है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप 1 साल कहेंगे कि बराबर 19 हैं तो 19 हैं, इसमें चेंज हो जाती है। हाँ, इनकाउंटर्स को लेके या कितने कमांडर्स मारे गए उसको लेके एक ब्यौरा दिया जाता है। और सिक्योरिटी एजेंसीज जहां पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस की इसमें नंबर्स को लेके एक बात होती है, और जो आर्मी की अपनी एजेंसीज होती है वो दूसरी बात होती है। और आपको ये मालूम है कि लॉन्च पैड से मिलिटेंट कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, चाहे अब बहुत कम हुए हों, लेकिन वो आते रहते हैं। टीआरएफ की बात अलग है, टीआरएफ बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया 3 चीजें। एक तो ये कि ये हाइब्रिड मिलिटेंसी को लेके काम करते हैं, यानी आप एक लोकल को एक जो इसको आप रिक्रूट करते हैं सोशल मीडिया का यूज करके, आप इसको अपने साथ मिला लेते हैं। साथ मिलाने के बाद ये एक नॉर्मल इंसान हो जाता है, इसको इन्फिल्ट्रेट कराने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है। एक ये इसका फेसलेस है। दूसरा ये कि इनका ये जो सोशल मीडिया का यूज है वो काफी बढ़ गया है, और टीआरएफ को एक लश्कर का ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक माना जाता रहा है। अब इसको अलग से बैन करने का मतलब यह है कि आपको, जब आप बैन किसी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आपको उसका स्ट्रक्चर बताना होता है। आप उसका कमांडर कौन है, इसके कौन लोग चलाते हैं। पहले तो जब सिक्योरिटी एजेंसीज ये कहती थी इसको लश्कर ही चला रहा है, तो लश्कर का एक स्ट्रक्चर था। अब आप टीआरएफ को अलग से बैन करके, क्योंकि उन्होंने एक अलग रूप ले लिया है, तो आप इसको अलग से बैन कर रहे हैं। आपने सजाद गुल का नाम लिया, आपने अमीन का नाम ले लिया कि ये कमांडर्स उनके हैं, तो उस तरह से फिर काम करना थोड़ा सा अलग से आसान हो जाता है। नहीं तो टीआरएफ यहां पे काफी सालों से, पिछले 1919 से लेके 2019 से काफी एक्टिव है, और इनके कई कमांडर मारे जा चुके थे। अब ये समझा जा रहा था कि ये लश्कर का ही ऑफशूट है, तो इसको अलग से बैन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि इसको अलग से बैन करें, तो ताकि इसका जो ये सजाद गुल को लेके जो एक्टिविटीज हो, उनके कार्रवाई को लेके, उसकी फंडिंग को लेके काम आसान हो जाए। जी शब्बीर, तो इसका मतलब यह हुआ कि टीआरएफ को अब चूंकि यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है, उस पर प्रतिबंध लग गए हैं बहुत सारे। तो जैसे अभी आपने 2 नाम बताए हैं, गुल का या खुबैब का, तो ऐसे और कई नाम आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। साथ ही ये आपका ये भी कहना है कि चूंकि यूएपीए के तहत बैन किया गया है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को या पुलिस को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन के जो सदस्य हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई करने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या ये हुआ कि आने वाले दिनों में हम बहुत ज्यादा ऐसी कार्रवाई देखेंगे जिसमें ऐसे चेहरे आएंगे या ऐसे चेहरों के नाम आएंगे जो कल तक कहीं कोई पुलिस रिकॉर्ड में नहीं था और अब वो सीधे पता चलेगा कि टीआरएफ से ये इतने सालों से जुड़ा हुआ है और इसने इतनी जो है आतंकी घटनाओं में शमूलियत भी इसकी रही है। विशाल, अगर आप कश्मीर की सूरत हाल देखें, जम्मू कश्मीर की मजमूई तौर पे, तो यहाँ पे ऐसे कई लोग सामने लाए गए हैं, कुछ तो मारे गए। आपको हैदरपुरा एनकाउंटर मालूम होगा, जब वहां पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि एक डॉक्टर मारा गया, तो पुलिस ने तब ये कहा था कि ये जी आर्मी उसको व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी कहती थी, फिर हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम आ गया। हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम आ गया था जब यहाँ पे एक जो लोकल एक ढाबा चलाता है, ईटरी चलाता है, वहां पे मारा गया था, तब हाइब्रिड मिलिटेंसी का नाम आया था। उसमें देखा यह गया था कि जो इन्वॉल्व उसमें शख्स था वो एक आम इंसान था और इसके घर वालों को भी पता नहीं है कि ये इस तरह की कोई एक्टिविटीज में शामिल है। बिल्कुल। तो ये इन लोगों पे कार्रवाई पहले से हो रही है। जब आप मिलिटेंसी इकोसिस्टम की बात करें, उसको खत्म करने की, तब उसमें जब जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लग सकती है, जो जिनके कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली शामिल नहीं है, जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए हैं, उनको आइडियोलॉजी के नाम पे ही उठाया जाता है कि एक एनवायरनमेंट ये पैदा कर रहे हैं जिसमें मिलिटेंसी पनपती है या उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है नहीं, ये कार्रवाइयां पहले से चल रही हैं। लेकिन अब एक प्रोसेस ऑफ लॉ होता है और सरकारों की अपनी एक वो कागजी कार्रवाई एक तरीके से होती है जी। अदालतों में जब ये लोग जाते हैं तो तब वहां पे जब वकील बैठते हैं तो इन चीजों पे बहस होती है, तब ये आराम से कहा जा सकता है कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके खिलाफ इस शिक के तहत, इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, लिहाजा इसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। तो ऐसी चीजें आसान हो जाती है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, वरना तो यहां पे किसी को उठाना, पहले से यहां पीएसए है, यूएपीए ऑलरेडी है, लग रहा है, किसी को उठा के किसी को भी कहीं से उठाया जा सकता है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कोई मसला वैसे है नहीं, लेकिन फंडिंग को लेके या अदालतों में जब इनके फैसले होते हैं तब ये कानून लगा के, ये शिकें लगा के कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यूएपीए के तहत, तब सिक्योरिटी एजेंसीज का काम जरा आसान हो जाता है। जी, तो तब्दीली क्या हम देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? अभी एक तरफ तो हम लगातार देख रहे हैं कि हालिया जो राजौरी की जो घटना हुई है, उसके बाद से हर चीज पर एक बार फिर से लगता है कि नजरसानी करनी पड़ेगी। एक तरफ राजौरी की घटना से ऐन कबल इस तरह का डेटा सामने आना कि 22 में जी बहुत ज्यादा मुठभेड़ भी हुई, 186 करीब जो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं या आतंकी वो मारे गए, जिसमें से 50 के करीब जो है वो फॉरेनर्स भी हैं। राजौरी में फिर ये घटना हो जाती है, फिर वीडीसी को बहाल किया जाए इसकी मांग शुरू हो जाती है, फिर अब ये पता चलता है अभी जो कि गृह मंत्रालय ने जो टीआरएफ को बैन कर दिया है। आगे क्या हम देख सकते हैं? आगे ये किस तरफ जा रहा है, ये पूरा मामला क्या मोड़ लेगा? देखिए विशाल, ये राजौरी को लेके कुछ चीजें ओवर स्टेटमेंट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया टीआरएफ की ये ताकत रही है कि उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे, उन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया। जब प्रेशर ज्यादा आ गया मिलिटेंसी पे, कमांडर्स मारे गए, एक्टिव मिलिटेंट्स मारे गए, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स लिए। राजौरी में भी यही हुआ। आम शहरियों को जो घरों में बैठे थे, दूर एक इलाके में रह रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना, या सबको ऐसा है नहीं कि हर घर के आसपास कोई सिक्योरिटी लगाई जा सके जी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप तैयार हो कि वो किसी को भी टारगेट बनाए कहीं भी, तो उसके लिए आसान है। राजौरी में एक घटना घटी, दुखद घटना घटी, लोग मारे गए, दहशतगर्दाना हमला हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं कि मिलिटेंसी पे प्रेशर है नहीं। यहाँ पे मिलिटेंसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब उनको उनके भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे उनके खिलाफ भी उनके हैंडलर्स हैं, किस तरह बदलना है। यहाँ आपने मिलिटेंसी के रूप बदलते कितने देखे हैं। यहाँ पे एक जमाने में सुसाइड अटैक्स होते थे, उसके बाद उसका एक और बदला, फिर हमने अलग अलग रूप देखे। ये एक रूप जो टीआरएफ का आया, ये सरकार के लिए चैलेंज इसलिए है। राजौरी का आप इंसिडेंट देखिए, राजौरी में एक सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियंस को निशाना बनाया। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई प्रिवेंटिव ऑप्शन है ही नहीं जी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्फा गेट पे कुछ दिन पहले ये हुआ था, वहां पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब ये कहा गया कि वहां पे जी टेररिस्ट ने फायरिंग की थी, तब क्यों नहीं हुआ?
वो भी एक थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। लेकिन जब आप आमादा हूं कि आप किसी को भी मार के सरकार को नीचा दिखा सकते हैं, तो ये अमल कभी भी हो सकता है जी। अगर आपके एरिया में 100 या 20 या 30 ही मिलिटेंट हो, वो किसी दूर इलाके में सिविलियंस को उठा के मार देंगे, तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है जरूर, लेकिन ये ओवर स्टेटमेंट है कि जी वहां पे एक इंसिडेंट हुआ इसका मतलब सब कुछ खराब हो गया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चैलेंज ये सरकारों के लिए होता है, और टीआरएफ ने ये चीज जान ली है। उन्होंने पहले ही सिविलियंस पे अटैक किए हैं, सिविलियन टारगेट्स को चुना है, क्योंकि वो सरकार का जो पूरा किया धरा है उसको दिखा सके कि ये बिल्कुल खत्म है जी, हमारी एग्जिस्टेंस है और हम कहीं भी निशाना बना सकते हैं। चलिए, तो बहुत ये शुक्रिया challenge आपका सरकार के पास शुक्रिया, है। बहुत ही एक तो तफसील के साथ बहुत विस्तार से इन बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों